आज जो हम सबसे पहला चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आज हम ये सबसे पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जहाँ से हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी नीट की सीरीज़ की। ठीक है, ये मेनली जो है वो नीट के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट आप चाहे तो जो भी सीबीएसई बोर्ड के मतलब स्टूडेंट हैं और सीयूईटी के, वो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊँगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हम जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल और सेल डिविजन्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सेल क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं और बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे होंगे जो सेल के बारे में है, वो ये है कि सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमने बचपन से डेफिनेशन सुनी हुई है कि जो सेल होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और फंक्शनल का मतलब क्या है, ये जो दो मेन वर्ड यूज़ हुए हैं सेल के डेफिनेशन में, इसका मतलब समझते हैं। तो जो सेल है, सिंपल से अगर मैं कहूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन हो गया या फिर कैट हो गया या फिर डॉग हो गया, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक बेसिक एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसका एक सिंपलेस्ट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर ही बना हुआ है। एक एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल का भी हो सकता है। ठीक है, जो कि हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं, या मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। प्रोकैरियोट्स में आते हैं, मतलब एक सिंगल सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं वो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक सिंगल सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और मल्टीपल सेल्स से जो बनते हैं, जो मल्टीपल सेल्स से मिलकर जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अगर मैं एक ह्यूमन्स बनाता हूँ। ठीक है, अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे ऐसे सेल से मिलकर बना हुआ है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन बॉडी होती है वो छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसे उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जो सेल होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल है। मतलब क्या, एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक नीड, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है स्टोर होती है, सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और एक छोटा स्ट्रक्चर जिससे पूरा ह्यूमन का जो बॉडी है वो बना होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो बना होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड का यूज़ किया है। एंड सेकंड है फंक्शनल। यही एक छोटा सा जो यूनिट है जिसे हम सेल बोल रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे बनता है, इसके अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म्ड होते हैं, सब कुछ परफॉर्म होता है, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी की पूरी डेवलप्ड होती है और बनती है। ठीक है, लिविंग बॉडी जो है वो डेवलप्ड होती है और फॉर्म होती है इस छोटे से सेल में। इसके अंदर ही सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए हमने जो डेफिनेशन में है वो बोला है बेसिक फंक्शन है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल और छोटी सी डेफिनेशंस थी सेल की, और मैंने जिसे एकदम डिटेल में समझा दिया आपको। अब हम सेल का जो तो है ना, थोड़ा डिफरेंट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं एक्चुअली सेल होता क्या है। तो जो सेल होता है ना, एक कंपार्टमेंट की तरह है। सेल जो है वो एक सेल इज़ अ कंपार्टमेंट। ठीक है, सेल को मैं कंपार्टमेंट की तरह भी बोल सकता हूँ। मैं एक डिफरेंट व्यूज़ बता रहा हूँ सेल का। एक्चुअली सेल जो है फर्स्ट टाइम इवॉल्व कैसे हुआ था। जैसा कि हमें पता है, जो फर्स्ट टाइम है जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले जो है वो पानी में आए थे, है ना, वाटर में आए थे। तो जब वाटर में फर्स्ट टाइम सेल इवॉल्व हुआ होगा, मान लो चारों तरफ जब पानी थे, तो इसमें क्या है, एक चैम्बर बना। ठीक है, एक चैम्बर बना, और उस चैम्बर ने
आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर दिया। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चैम्बर बना होगा, ये पूरा एक चैम्बर है, ठीक है, जो जिसमें आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो पूरा अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो सेल इज़ अ कंपार्टमेंट विच सेपरेट आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट, ठीक है, इनर इन्वायरमेंट। तो एक्चुअली क्या है कि सेल एक कंपार्टमेंट होता है जो कि आउटर और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करते हैं। तो अगर एक ये पानी था, इसमें ना एक मेम्ब्रेन बनी होगी और इस मेम्ब्रेन ने एक चैम्बर बनाया जो कि इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट किया आउटर से। आउटर में मान लो पानी है, हाँ पानी है, इनर में भी पानी होगा, लेकिन जो इनर होता है, जो अंदर की तरह इस कंपार्टमेंट में जो इनर वाटर होता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसिकली मैं सेल ही बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो है वो सेल इवॉल्व कैसे हुआ होगा, क्या कंडीशंस रही होंगी। तो कहीं ना कहीं मान लो पानी में हमें पता है सबसे पहले जो लाइफ है वो वाटर में आई थी, तो वाटर मैंने बनाया, मान लो ये समुद्र है, कोई भी लेक है जहाँ पानी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सेल कैसे बना होगा, तो एक लेयर बनी होगी, धीरे धीरे एक लेयर बनी, लेयर बनी, लेयर बनी, और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट लेयर बन गई तो उसने आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर दिया। आउटर वाला पानी था, इनर वाला जो वाटर था इसमें इसमें इसको हमने साइटोप्लाज्म बोला। और जो ये लेयर डिवाइड कर रही है ना, इस लेयर को बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है। ये मेन चीज़ है, इसको याद रखना। ये जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है। और ये लिपिड्स क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, लिपिड्स जो होता है ये केमिकल कंपाउंड है। लिपिड जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि, और ये जो होता है एक स्पेशल लिपिड से बना होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ये केमिकल कंपाउंड होता है लिपिड्स, जो कि सेपरेट करता है, मतलब रिपेल करता है वाटर को, ठीक है, सॉरी। स्पेलिंग देख लेना रिपेल की, जो कि वाटर्स को रिपेल करता है, ठीक है, उसको हम लिपिड्स बोलते हैं। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि वाटर्स को रिपेल करता है, जो वाटर को लाइक नहीं करता, वो वाटर से दूर भागना चाहता है, सिंपल, वैसे कंपाउंड्स को लिपिड्स बोलते हैं। और ये स्पेशल तरह की लिपिड्स की बनी होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का नाम है, ये जो मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स से, और उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने एक न्यू व्यू देखा सेल का, जिसमें हमने बताया कि सेल जो है उसको हम एज अ कंपार्टमेंट देख सकते हैं, जो कि सेपरेट करती है आउटर और इनर इन्वायरमेंट को। आउटर वाले को हमने वाटर बोल दिया, इनर वाला जो इन्वायरमेंट था उसे हमने साइटोप्लाज्म बोल दिया, जो इनर भी चीज़ें थी। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेकंड चीज़, सेल के पास जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, हाँ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स। अभी जो भी मैंने पढ़ा है उसे आप पॉइंट्स में लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेड अप ऑफ लिपिड्स, कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड्स। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट चीज़, अभी इतना हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, और अभी जैसे कि 1 मिनट, ओके, तो अभी हम जानते हैं एक सेल में क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल, किसी भी सेल में, फॉर एनी सेल, किसी भी सेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसको सेल बनने के लिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, ये जो सेल था ये मैंने सेल बनाया है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरी है ना, तभी तो वो सेल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो है वो रिक्वायरमेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड चीज़ क्या है, जो सेकंड चीज़ रिक्वायरमेंट है वो है
डीएनए। अब डीएनए क्या होता है एक्चुअली, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे, जो ये, एक मिनट मैं इसे रफ करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। ओके, सो जो ये सेल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, समझने में। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है। मान लो कोई ए से बी बना, बी से क्यू बना, क्यू से आर बना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, और कुछ वाटर्स में भी अपना कुछ ना कुछ, बाहर जो पानी था सराउंडिंग में, उसमें भी अपना डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। तो एक सेल जब बना स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर जो सबसे पहले मेम्ब्रेन आई, ठीक है, जो कि आउटर और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट किया। फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस चल रही थी, हाँ। अब उन सभी केमिकल रिएक्शंस का जो भी रिज़ल्ट था, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो अब मैंने स्टोर कर लिया एक अलग कंपार्टमेंट में, ठीक है। एक अलग कंपार्टमेंट में मैंने स्टोर कर लिया, जिसको हम नाम देते हैं डीएनए। यह है डीएनए। अब हमने क्यों स्टोर किया, ये डीएनए करता क्या है? तो डीएनए जो है सिंपली जो है, ये करता है स्टोर इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो है वो स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है फॉर ऑल द प्रोसेस, फॉर ऑल द प्रोसेस ऑफ एनी सेल, ऑफ एनी सेल। तो डीएनए का ज़रूरी क्यों पड़ा, हम ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या था ना, जब स्टार्टिंग में सेल बना, तो सेल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे, ठीक है। एक्चुअली जो भी एक सेल है ना, कंप्लीट सेल, फर्स्ट सेल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। एक सेल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अगर एक सेल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है, कैसे बना होगा? उसके अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज होंगी, जहाँ पे अलग अलग तरह से केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे होंगे, सब कुछ फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो उन केमिकल रिएक्शंस का जो रिज़ल्ट है, जो भी हमें आया प्रोसीजर, वो हमें दोबारा स्टोर करना पड़ेगा ना। क्यों स्टोर करना पड़ेगा? क्योंकि अब जब मैं इससे नया सेल बनाऊँगा, कोई नया दूसरा सेल, तो फिर मुझे वो सारे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में क्या, मैं दोबारा से मिलियन ईयर्स लगाऊंगा क्या? जो भी न्यू सेल बनेगा उसमें भी फिर दोबारा से मिलियन ईयर्स लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। सेम उसी तरीके से जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, तो उन्हें एक पहला बल्ब बनाने में कितना टाइम लग गया था, वो 1000 बार, थाउजेंड्स बार फेल हुए थे। फिर एक टाइम पे उन्होंने एक बल्ब का जो है इन्वेंशन कर दिया था। फिर फर्स्ट बल्ब को बनने में हमें बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद हमने, आज हमारे पास लाखों मिलियंस बल्ब हैं, तो क्या उनको बनाने में क्या दोबारा से जितना टाइम फर्स्ट बल्ब को बनने में लगा उतना ही लगा? नहीं ना। हमने क्या किया, फर्स्ट बल्ब को बनाने में जितने भी फेलियर्स आए उन सबको हटा के सिंपली जो भी प्रोसीजर था, फाइनल जो प्रोसीजर आया फर्स्ट बल्ब कैसे बनता है, वही फॉलो करके हमने सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया, मतलब बहुत सारे बना दिए। तो सेम उसी तरह जो भी केमिकल रिएक्शन एक सेल में हो रही होती है, उन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर कर लेते हैं एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। उसी इन्फॉर्मेशन को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए क्या होता है, जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि जब ये पास ऑन हो दूसरे सेल्स में, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे कि सेल में क्या क्या फंक्शंस करवाने हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होने हैं, ताकि पूरी बॉडी जो है वो डेवलप हो पाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बन पाए, ठीक है। तो हर एक सेल में एक डीएनए होता है। डीएनए सिंपल सा है, वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि कोई भी सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, सारे जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, वो परफॉर्म कर सके। अब वो कैसे करता है, वो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बात करेंगे, और मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है बस इतना ही समझना है। तो एक डीएनए जो होता है वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल की, ठीक है। थर्ड जो है वो है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होता है, अभी ये समझ लेते हैं। तो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑर्गेनेलीज। तो जब हमने फर्स्ट टाइम जब सेल बनाया, ये रहा सेल, ठीक है। और तो ये रहा एक और सेल। तो जब फर्स्ट टाइम सेल बना तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे। यहाँ पी से क्यू बन रहा था, क्यू से आर बन रहा था, आर से एस बन रहा था। यहाँ पे मान लो एक और सेल है जो कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सेल के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस वगैरह चलते रहते हैं। तो ये सेल है, यहाँ पे कुछ
मान लो अब सेल के अंदर भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट बना दिए हमने, और कंपार्टमेंट्स बनते हैं। यहाँ पे भी वाटर है, अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, वो याद रखना, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था आपको। सेल के अंदर जो है पूरा साइटोप्लाज्म फैला होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि सेल के पूरे सेल में फैला हुआ होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर भी अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और उन सभी ऑर्गेनेलीज में अपना डिफरेंट डिफरेंट जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अफकर, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन ऑर्गेनेलीज में। जैसे राइबोसोम हो गया, एक ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। उसमें जो है प्रोटीन बनती है, हमें पता है। गॉल की बॉडीज़ हो गया, वो भी एक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है ना, गॉल की बॉडीज़, ठीक है। वहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे, सेल चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज हैं। तो ऑर्गेनेलीज कुछ नहीं है, एक कंपार्टमेंट था सेल, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए, और उन डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंजाइम्स होंगी, है ना, जो कि कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स बना रही होंगी। तो उस वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में। तो एक सेल के रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब किसी भी सेल के लिए क्या क्या ज़रूरी है, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसके पास डीएनए होना चाहिए ताकि वो पास ऑन कर सके, ठीक है, दूसरे डॉटर सेल में। थर्ड है ऑर्गेनेलीज, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब जो फोर्थ चीज़ है वो है हमारे पास जो ये जो सेल है, अभी हमने जो एक सेल बना दिया, मान लो ये सेल जो मैंने अभी डेवलप्ड हुआ है, हाँ, जिसके बाहर पानी में आया था ना फर्स्ट सेल, तो ये रहा, मैंने सेल बना दिया है, बाहर वाटर है, ठीक है, और ये सेल है, ये सेल है। अब अगर एक चीज़ बताओ, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर डीएनए भी है, ठीक है, उस कंपार्टमेंट को हमने नाम भी दिया है, क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। ऐसे ही किसी कंपार्टमेंट का नाम जो होगा वो राइबोसोम होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइबोसोम होगा। किसी कंपार्टमेंट्स का नाम जो होगा वो गॉल्गी बॉडीज़ होगा। सिंपल एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, गॉल्गी बॉडीज़ होगा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम चल रहे हैं। बस मैंने उन कंपार्टमेंट्स का नाम दे दिया है, क्या, ऑर्गेनेलीज। इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, ऑर्गेनेलीज। जिस कंपार्टमेंट में डीएनए होता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। समझ में आ गया, ओके। तो ये, तो इन कंपार्टमेंट की जो मेम्ब्रेन भी है ना, वो किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड्स की ही बनी होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये भी लिपिड्स के ही बने होते हैं, लिपिड्स के। और ये जो सेल था, सेल मेम्ब्रेन, वो भी किसकी बनी थी, लिपिड्स की बनी थी, ठीक है। तो बस इतना ही है। और एक जो चौथी चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, अगर मान लो चीज़ों का कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा सेल के अक्रॉस, तो ये तो सेल एकदम डेड हो गई ना। सेम उसी तरीके से जैसे एक घर है, ठीक है, एक हाउस है, अगर उसमें कोई बंदे रह रहे हैं, ठीक है, उनका बाहर इन्वायरमेंट के साथ, बाहर की दुनिया के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो वो घर में जो लोग रह रहे हैं एक तरीके से वो डैड ही हो जाएगा, मर ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, सेल के भी बाहर वो इंटरेक्ट कर सके चीज़ों से, जैसे कि ऑक्सीजन का अंदर आना, ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, ठीक है, ये सब ज़रूरी है। कुछ आयंस होते हैं जो कि सेल के अंदर आते हैं, आयंस है ना, वाटर भी जो है अंदर आता है, जो एक्सिस आयंस होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो चीज़ों का मतलब ट्रांसफ़र होना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो जो चौथा है वो यही है, थिंग्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये अच्छे से हम लिख लेते हैं इसको,
मूवमेंट ऑफ थिंग्स across the membrane। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक सेल को, किसी भी सेल को बनने के लिए। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, दूसरा डीएनए होना चाहिए, तीसरा उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होने चाहिए, चौथा क्या है कि चीज़ों का मूवमेंट होना चाहिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं सम अप करूँ तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा कि सेल क्या होता है, तो आज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कुछ नहीं है, कंपार्टमेंट है, एक चैम्बर है, जो कि उसकी जो लेयर है उस चैम्बर की किस चीज़ से बनी हुई है? मैंने लिखा था फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस चल रहते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, जो कि स्टोर्ड होता है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोसेसेस ऑफ सेल। उस कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चार जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए या फिर सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि मतलब सेल क्या होता है। ठीक है, और सेल बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सेल की, इतना अभी हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे मूव करेंगे, जैसे कि हमारा चैप्टर कौन सा था? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, थोड़ा हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ लिया है कि सेल क्या होता है, दूसरा पढ़ लिया है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक सेल को बनने के लिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी सेल। ये अभी हमने जस्ट दो टॉपिक्स कवर किए हैं। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो हमने अभी सेल पढ़ा ना कि सेल जो होता है एक बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल है, यानी कि पुराने सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो थोड़े एडवांस वर्जन्स के सेल है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने मान लो सेल बनाता हूँ, ये दो सेल बना रहा हूँ। ठीक है, सेल है। तो अभी जो ये सेल है प्रोकैरियोटिक्स में, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि समय के साथ साथ ना प्रोकैरियोटिक सेल ही जो है वो इवॉल्व हो गए थे यूकैरियोटिक्स में। प्रो मतलब प्रो पहले, ये पहले के ज़माने के सेल है, थोड़े ओल्ड टाइप के सेल है। इसीलिए इनमें आजकल ये जो सेलर इस टाइप के जो सेलर ऑर्गेनिज्म है वो कम देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक्स ज़्यादा है। तो डिफरेंस बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो ये साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म में लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, साइटोप्लाज्म। इसमें जो डीएनए होता है ये किसी भी कंपार्टमेंट में नहीं होता, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, छोटे से कोने में, किसी भी कोने में ऐसे इकट्ठा पड़ा रहता है डार्क स्ट्रक्चर की तरह। इसे हम बोल देते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये कंपार्टमेंट के अंदर होता है। ठीक है, और सॉरी, जो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो एक कंपार्टमेंट के अंदर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इसका डीएनए वो नेक्ड होता है, नेक्ड मतलब ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए और इसको, इस स्ट्रक्चर को हम सीधा न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इस कंपार्टमेंट में रहता है डीएनए, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी प्रोकैरियोटिक्स में भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है।
बट एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी प्रोकैरियोटिक सेल में वो विदाउट मेम्ब्रेन होंगी। ओके, विदाउट मेम्ब्रेन मतलब इसमें जो यहाँ पे सिंपली ना जो ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मैंने इसमें कंपार्टमेंट जैसा दिखा दिया पर ऐसा होता नहीं है। मान लो इस जगह पे, बस मैं ये कह रहा हूँ इस एरिया में, इस जगह पे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए से बी हो रहा है, साइटोप्लाज्म के इस एरिया में मान लो पी से कोई क्यू केमिकल रिएक्शन हो रहा है, साइटोप्लाज्म के इस एरिया में एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैं कंपार्टमेंट नहीं बना रहा, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस यहाँ पे इस जगह पे कोई और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस पे कोई और, इस पे कोई और। तो यहाँ पे ऑर्गेनेलीज होते हैं प्रेजेंट बट विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब कोई कंपार्टमेंट नहीं बनी होती है, सिंपल बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम्स। ठीक है, इस पे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता, सिंपली ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, आर से एस बना या एस से टी बना, और वो सब ये कंपार्टमेंट में हो रहे होते हैं, यानी कि उनमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज को बोलते हैं विथ मेम्ब्रेन, मतलब इसके पास जो होता है वो मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। इसके पास दोनों टाइप के मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन का यहाँ पे एग्जांपल था राइबोसोम। ठीक है, और भी ऑर्गेनेलीज होता है जो कि यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन वाले के साथ, तो उसका नाम क्या है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, विथ मेम्ब्रेन का एग्जांपल दे देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि लाइबोसोम, लाइसोसोम। ओके, तो अभी प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में मैंने डिफरेंस लिख दिया, जिसमें ऑर्गेनेलीज होती है विदाउट मेम्ब्रेन होती है, इसमें विथ और विदाउट मेम्ब्रेन दोनों होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी जो न्यूक्लियस डीएनए जो होता है वो नेक्ड पड़ा होता है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, जहाँ पे डीएनए पड़ा होता है। इसका जो डीएनए होता है वो एक कंपार्टमेंट के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, और डीएनए क्या काम करता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो डीएनए है वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस अंदर हो रही है एक सेल को परफॉर्म करने के लिए या जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है डीएनए की फॉर्म में। मतलब डीएनए क्या है, डीएनए जो होता है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी चीज़ें होनी है सेल के अंदर, और वो इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर देता है जब भी दो सेल बनाने होते हैं आगे, उन दोनों सेल में डीएनए होता है, ताकि वो डीएनए जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनेलीज होता है ऑलरेडी, वो सब देखकर सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म कर सके, जिस जो कि पूरा सेल है लिविंग रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अभी हमने थोड़ा डिफरेंस देख लिया प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में, ये बेसिक डिफरेंस थे जो कि जानने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, अभी जो हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम और भी डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही, क्योंकि अभी हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें अभी इतना ही काफ़ी है। तो हमने थर्ड पॉइंट कर लिया। चौथा जो है, एक चीज़ हम और जान लेते हैं, वो ये है कि कई सारे बच्चों को ना इसमें प्रॉब्लम होती होगी कि डीएनए क्या होता है, हाँ, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, और भी एक दो नाम है जैसे कि हाँ जीन क्या होता है। ठीक है, क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, ये जो भी मैंने टर्म सभी लिखी है ये सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये कुछ टर्म है जो कि सभी एक दूसरे से लिंक हैं। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए क्या होता है। तो ये डीएनए जैसे कि मैंने बताया, एक्चुअली डीएनए की फुल फॉर्म भी जान लो,
बहुत बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की ये फुल फॉर्म होती है। डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, जिसमें भी एसिड आ गया ना तो नेगेटिवली ही चार्ज होता है। ठीक है, और जीएनए न्यूक्लियस और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, स्टोर इंफॉर्मेशन, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को टू प्रोसेस द फंक्शन ऑफ एनी सेल। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ताकि जो सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊं तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, जो कि डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ये डीएनए, इसे हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक ऐसे लिख लेते हैं, थ्रेड लाइक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो थ्रेड है ना, ये थ्रेड, एक थ्रेड, और ये सेकंड थ्रेड जो है इसके ऊपर ऐसे लगी रहती है राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, ये सेकंड थ्रेड, तो इसीलिए इसमें देखो दो थ्रेड है ना, इसलिए हमने इसमें डबल यूज़ किया है। हेलिक्स मतलब क्या, कि ये राइट हैंडेड फैशन में ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में लगी रहती है, मतलब ऐसे करके कुछ। ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में लगी रहती है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस मैंने लिख दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, अगर पता हो CG से कनेक्ट होता है AT से, ऐसे। ठीक है, और इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हटाओ अभी वो, ये नाइट्रोजनस बेसिस होता है और ये डीएनए। सिंपल मैं जो कहना चाहता हूँ, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि थ्रेड लाइक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बस। नेगेटिविटी चार्ज होता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है ताकि कोई भी जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके अपना। ओके, तो जो देखो ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए, अब जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो जो होता है वो 2.2 मीटर का होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो सेल है, डीएनए कहाँ पे होता है, सेल में, न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये डीएनए जो होता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो ये डीएनए है 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए होता है, और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर आई थिंक। एक बार चेक कर लेना है, डाटा मुझे कंफर्म याद नहीं है, आई थिंक इतना ही होता है, 10 की पावर -3 मीटर। ओके, तो जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10 की पावर -3 मीटर है, और जो डीएनए का साइज़ है हमारा वो 2.2 मीटर है। तो क्या लगता है आपको, जो इतना लंबा मीटर है, मतलब सॉरी, इतना जो लंबा डीएनए है 2.2 मीटर का, लगभग हमारे साइज़ के बराबर का, वो इतना छोटा 10 की पावर -3 मीटर में इतना छोटा न्यूक्लियस के अंदर आना पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इतने लंबे डीएनए को अब हमें इस इतने छोटे से मतलब न्यूक्लियस के अंदर लाना है, तो हमें इसको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड मतलब क्या, कंप्रेस कर देते हैं। तो डीएनए को जब हम कंप्रेस करेंगे ना, ये डीएनए मान लो ऐसे करके ये कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड कर देते हैं। कंप्रेस कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा वो बाद में। ठीक है, जो कंप्रेस करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या होता है, इस ये है डीएनए, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। ये डीएनए जो कि एकदम फुल फॉर्म में है, कोई कंप्रेशन नहीं है इसमें, इससे डीएनए। जब हम इसे कंप्रेस फॉर्म में लाते हैं तो इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बोलना है, कंप्रेस्ड
form of DNA. Compressed form of DNA is called chromatin. ठीक है, is called chromatin. तो कंप्रेस्ड फॉर्म जो होता है डीएनए का उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया और मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब कंप्रेस कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म होता है इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ये होता कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है 2.2 मीटर का, 2.2 मीटर का। तो ये कंप्रेस्ड कैसे होता है ना, वो होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से होता है, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। तो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये मान लो प्रोटीन है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। तो मान लो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हिस्टोन, इसके ऊपर जो है ऐसे डीएनए रैप्ड होता है, ठीक है। डीएनए ऐसे करके रैप्ड होता है, डीएनए रैप्ड होता है। और जब ये रैप्ड हो जाता है तो ये अपने आप कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब मैं उसको रैप कर रहा हूँ। अभी ये क्या है कि ये खुला फॉर्म था, अभी मैं इसे रैप्ड कर रहा हूँ, रैप्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और जब रैप्ड करेंगे तो ये कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेस होकर क्रोमेटिन बन जाता है। तो कंप्रेस्ड फॉर्म जो होती है उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमेटिन हो गया। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं। और जो जनरली जो ह्यूमन बॉडी है ना, नॉर्मल अगर कोई पूछे कि नॉर्मल फॉर्म में, जो अगर मैं स्किन में पूछता हूँ कि स्किन सेल में बताओ कि जो डीएनए होगा वो किस फॉर्म में होगा, है ना, स्किन सेल में, तो हमें पता है। अगर पूछे डीएनए क्या डीएनए के फॉर्म में ही होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है 2.2 मीटर है। और आपको क्या लगता है हमारा जो न्यूक्लियस है इतना छोटा है, वो क्या डीएनए के फॉर्म में ही होगा? नहीं। तो किस फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो सेल होते हैं ना, उनमें जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है। कभी भी डीएनए ऐसे खुला नहीं पड़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर, कोई भी सेल हो, ठीक है, वो हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। तो जनरली हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में कब दिखेंगे वो अभी हम बात करते हैं। डीएनए हमेशा 3 फॉर्म में रहता है, याद रखना। एक डीएनए खुद अपने वो भी एक फॉर्म है डीएनए का, सेकंड क्रोमेटिन और थर्ड है क्रोमोसोम। ये 3 फॉर्म होते हैं डीएनए के, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, क्रोमेटिन हो गया, थर्ड है क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन को और कंडेंस करते हैं, क्रोमेटिन को जब हम और कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। इसको जब हम और कंडेंस करेंगे ना ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम बनता है। तो हाईली कंडेंस फॉर्म होता है ये डीएनए का, ठीक है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कंडेंस, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए के कंडेंस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के कंडेंस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अभी हमें क्या ज़रूरत थी करने की, क्रोमोसोम फॉर्म में कंडेंस करने की क्या ज़रूरत थी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना तो पता चल गया ना कि डीएनए से क्रोमेटिन में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत थी, मतलब कंप्रेस करने की क्यों ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि डीएनए 2.2 मीटर का होता है और न्यूक्लियस का साइज़ उतना है नहीं, 10⁻³ मीटर होता है आई थिंक। तो इतने कम स्पेस में इतना बड़ा डीएनए को रखना इम्पॉसिबल था। इसीलिए हमने प्रोटीन की हेल्प ली, हिस्टोन प्रोटीन की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके ऊपर हमने डीएनए को रैप्ड किया और रैप्ड करने के बाद उसका कंप्रेस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही जो है वो डीएनए इसी फॉर्म में मोस्टली पाया जाता है। अब हमने क्रोमेटिन को भी जो कंडेंस किया है क्रोमोसोम फॉर्म में, वो क्यों किया है और ये हमें कब देखने को मिलता है, वो अभी हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। और जो ये मैंने यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आपको बना के दिखाया है, एक्चुअली ये जो है हिस्टोन जो होता है वो काफ़ी 4 यूनिट से बनता है, H1 2 H2A H2B और H4। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसके ही दो यूनिट्स मिलकर पूरा एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन ही होते हैं जिसके ऊपर डीएनए रैप्ड होता है। तो ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम वहाँ पढ़ लेंगे। तो अगर ये नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम बात करते हैं क्रोमोसोम को हमने क्यों बनाया, इसको हमने हाईली और कंप्रेस क्यों किया क्रोमेटिन को, ठीक है, ताकि हमने जो क्रोमोसोम बनाया वो क्यों बनाया। तो चलिए अभी इस पर बात करते हैं।
तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके। ठीक है, तो हमने डीएनए पढ़ लिया, क्रोमेटिन पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी मैं क्रोमोसोम बनाता हूँ एक बार। देखिए शुरू से एक बार बता देता हूँ। मान लो ये डीएनए है, डीएनए, इसका कंप्रेस्ड फॉर्म ये रहा, और क्रोमेटिन, फिर इसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोम, हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म, ये मान लो क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो इतना पार्ट क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए। मैं तीनों पार्ट एक साथ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, मैं तीनों एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा क्या, क्रोमेटिन। ठीक है, थोड़ा कम, मतलब डीएनए को मैंने कंप्रेस्ड कर दिया, कंडेंस कर दिया, तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन को और कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, क्रोमोसोम। ठीक है, इससे और कोई कंडेंस फॉर्म नहीं होता, इतना ही है। डीएनए तीन ही रूप में देखा जाता है, जो मोस्टली जो होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है डीएनए, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें कब देखने को मिलता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्रोमोसोम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हेल्प करता है हमें सेल डिवीज़न में। ओके, क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम में हमने क्यों कंडेंस किया, क्योंकि ये हेल्प करता था क्रोमोसोम इन सेल डिवीज़न। ओके, और सेकंड क्या है, ये सेल डिवीज़न में मदद करता है। ओके, हाँ, ये सेल डिवीज़न में ही मदद करता है, और ये हाईली कंपैटिबल फॉर्म होता है डीएनए का। ओके, ओके, सो क्रोमेटिन भी दो तरीके के होते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा, आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे हल्का कॉम्प्रेस्ड किया और ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड है। क्रोमेटिन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूक्रोमेटिन, जो कि थोड़ा, यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन जो होता है थोड़ा कम कंडेंस होता है, हेट्रोक्रोमेटिन थोड़ा ज़्यादा कंडेंस होता है। ठीक है, और आगे ये हाईली कंडेंस होता है क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्यों ज़रूरी है, ये जो होता है सेल डिवीज़न में मदद करता है। कैसे करता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो इतना था, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सभी का रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर है और मैंने जो स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट चैप्टर, तो बहुत बेसिक्स से लेके चल रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स मजबूत हो, और आगे भी आपको ये हर चैप्टर्स में ऑलमोस्ट यूज़ होने वाला है सेल, तो अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है, तो अभी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो अभी हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है, एक ह्यूमन का मान लो ये डीएनए है। अभी हम ह्यूमंस के ही सेल डिविजन्स की बात करने वाले हैं, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सेल है ना, इसको मैं डिवाइड करके दो सेल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी ह्यूमन की ही सेल्स की अब बात करूँगा, क्योंकि अब हम ह्यूमन के ही सेल को डिवाइड करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन के सेल्स के डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किसी एनिमल के नहीं। तो ह्यूमन सेल को ही मैं लेकर हमेशा अब कोई भी बात करूँगा। ओके, इसी को हमें दो सेल्स में डिवाइड करना है। तो जो ये ह्यूमन का जो सेल है, उसके अंदर जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, तो उस डीएनए से हमें पता है, अब हमने पढ़ा भी होगा कि 46 क्रोमोसोम बनता है, 46 क्रोमोसोम बनता है ना। अभी आप मेरी बातों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जो मैंने अभी बताया, कि अब हमें समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्लियरिटी आ होगा कि अभी 46 क्रोमोसोम है क्या, कैसे बनता है ना। तो सबसे पहले एक डीएनए होगा हमारा भी सेल के अंदर। हाँ, ये जो सेल है डीएनए होगा, इसको कंप्रेस किया होगा तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, और इसे हाईली और कंप्रेस किया तो ये यूक्रोमेटिन और ये हेट्रोक्रोमेटिन, और ये ज़्यादा कंडेंस करते हैं तो यहाँ पे ये हमें बनता है क्रोमोसोम, है ना, कुछ इस तरीके से। और ये क्रोमोसोम हमें सिर्फ कब देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे। यानी कि जो सेल डिवाइड हो रहा होगा ना, जिस सेल, जो डिवाइड करने वाला सेल होगा, सिर्फ उसी में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, और नॉर्मल किसी भी सेल में हमें क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता।
ठीक है, सिर्फ डिवाइडिंग सेल में ही क्रोमोसोम बनते हैं और वही हमें विजुअल होंगे माइक्रोस्कोप में, और किसी सेल में और किसी सेल में नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। तो अभी क्या है कि ह्यूमन डीएनए से ऐसे क्रोमोसोम बने होंगे, क्रोमोसोम बने होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ना हमारे में 46 क्रोमोसोम बनते हैं, 46 क्रोमोसोम, जो कि सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ। हमारा जो पूरा डीएनए था ना, ये पूरा का पूरा जो डीएनए है, मैं एक में ही आपको तीनों दिखा रहा हूँ, बट ये अलग अलग है। मतलब इस डीएनए से ऐसे क्रोमैटिन बना होगा, और क्रोमैटिन के बाद ये क्रोमोसोम बना होगा, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो डीएनए, क्रोमैटिन और फिर क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम हमें कम देखने को मिलता है, मैंने यहाँ लिखा भी है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे। नॉर्मली जो है वो सिर्फ हमें क्रोमैटिन की फॉर्म में ही दिखता है, ठीक है। डीएनए की फॉर्म में हमें क्या डीएनए कभी दिखता है, क्योंकि हमें पता है जितने भी सेल हैं उन सब में क्रोमैटिन की फॉर्म में है नॉर्मल सेल में, क्योंकि उतना बड़ा न्यूक्लियस का साइज़ था नहीं कि हम 2.2 मीटर के डीएनए को न्यूक्लियस में फिट कर सकें। तो जो मैक्सिमम टाइम है हमें सिर्फ क्रोमैटिन की फॉर्म में मिलता है, और सेल डिवीज़न के टाइम हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें कभी डीएनए की फॉर्म में ही डीएनए देखने को मिले? ठीक है, तो आप ज़रा मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि क्या सिर्फ ऐसा होता है कि हमें कहीं पे सिर्फ डीएनए, हमें पूरा डीएनए की फॉर्म में देखने को मिले? मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब तक आप एक बार देख लो। तो अभी हमने जैसे कि बात करते हैं 46 क्रोमोसोम बनते हैं ना, तो डीएनए से ही बना है। तो मान लो क्रोमोसोम ये रहा, ये 1 क्रोमोसोम है एक्चुअली। ओके, मैं आपको बताता हूँ रेप्लिकेशन होता कैसे। अगर आपने लिख लिया है तो मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं एक्चुअली में अब आपको बताता हूँ कि सेल डिवीज़न होता कैसे है ना। क्योंकि अभी हम क्रोमोसोम तक आ चुके हैं और हमें पता चल गया है कि जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीज़न में मदद करता है ना। तो अभी हम आगे बात करते हैं एक्चुअली सेल डिवीज़न अब होता कैसे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है उसका, और यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लो इसको डिवाइड करना है, ये सेल है, अब इस सेल को डिवाइड करना है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो ये डीएनए है, डीएनए जो कि क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो 2 क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे लेक्चर्स में हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी सिंपल सा पूरा स्टेप में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये डीएनए जो क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा होता है, मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में ही डीएनए होता है ना। कभी भी ऐसे खुला डीएनए नहीं पड़ा होता, क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा। क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की, जो कि कैसे कंडेंस होता है, प्रोटीन्स की हेल्प से। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमैटिन में, सॉरी। तो अगर कोई पूछे क्रोमैटिन किस किस से बना हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, डीएनए आएगा एंड प्रोटीन आएगा, ठीक है। कोई पूछता है ना क्रोमैटिन किससे बना हुआ है, तो याद रखना डीएनए एंड प्रोटीन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आता है। क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, एक हो सकता है, ओ सॉरी, ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है, डीएनए एंड प्रोटीन। वो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट डीएनए एंड प्रोटीन इतना ही याद रखना, प्रोटीन्स के भी पार्ट थे। ओके, तो अभी क्या हुआ, क्रोमैटिन का मैंने रेप्लिकेशन कर दिया, और जैसे ही रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन होने के बाद क्या है, मेरे पास 2 क्रोमैटिन बन गए, ठीक है। अभी ये दो क्रोमैटिन बन गए, इससे ये रहा, ठीक है। अभी जो 2 क्रोमैटिन बने, इस 2 क्रोमैटिन से क्या है कि क्रोमोसोम बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको नीचे बना के दिखा देता हूँ। मान लो इस 2 क्रोमैटिन से सबसे पहले क्रोमैटिन रेप्लिकेट हो गया ना। अभी वैसे तो ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि
इसमें टोटल जो है मेरे पास सिर्फ 6 क्रोमोज़ोम है, क्योंकि 46 बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास मान लो इस क्रोमेटिन से 6 क्रोमोज़ोम बनने हैं, ठीक है। तो मैंने बना दिए क्रोमोज़ोम, 1, 2, 3, मैं बनाता हूँ, ये टोटल 6 क्रोमोज़ोम मैंने बना दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस क्रोमेटिन से सिर्फ 6 क्रोमोज़ोम बनते हैं। वैसे अगर ह्यूमन का होता तो हमें पता है 46 क्रोमोज़ोम बनते और ऐसे ही 46 बन जाते। अभी उतना जगह नहीं है, तो मैंने इतना मान लिया कि इस क्रोमेटिन से सिर्फ और सिर्फ 6 क्रोमोज़ोम बनते हैं, ठीक है। तो मैंने 6 क्रोमोज़ोम बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो ये 6 क्रोमोज़ोम है। ये हमेशा याद रखना कि ये पूरा एक ही क्रोमोज़ोम होता है। ये ऐसा नहीं कि ये एक क्रोमोज़ोम हो गया और ये 2 क्रोमोज़ोम हो गया, नहीं, रॉन्ग है। ये पूरा का पूरा एक क्रोमोज़ोम होता है, ओके। तो ये पूरा एक क्रोमोज़ोम है, ये भी दूसरा क्रोमोज़ोम है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। अभी इतना ही मान के चलो कि जो क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम जो है वो सिंगल नहीं, ऐसे हमें डबल फॉर्म में ही यहाँ पे ये पूरा एक ही क्रोमोज़ोम है, एक क्रोमोज़ोम है। हमें ना कई बार सिंगल क्रोमोज़ोम भी ऐसे देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्रोमोज़ोम ही होते हैं, सिंगल क्रोमोज़ोम भी, बट कब होते हैं मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। बट फ़िलहाल अभी यही याद रखना कि ये पूरा वन क्रोमोज़ोम ही है, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। ये जो क्रोमोज़ोम बनता है ना क्रोमेटिन से, यहाँ 6 क्रोमोज़ोम बनने थे, मैंने 6 बना दिए। तो जो क्रोमोज़ोम बनता है, इसका जो एक स्टैंड होता है, जो इसको बोलते हैं, जो ये स्टैंड होता है ना इसका क्रोमोज़ोम का, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। और इस स्टैंड को, मतलब ये जो स्टैंड होता है, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ठीक है, क्रोमेटिड ही है। और जिस पे ये अटैच होता है क्रोमेटिड, इसको हम बोलते हैं बीच में वाले को सेंट्रोमियर, ठीक है, जहाँ पे क्रोमेटिड अटैच होता है। और अगर ये जो है ना यहाँ पे सेम, ये दोनों जो सेम सेम है, जो एक ही सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड लगे हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर मतलब क्या कि जो साथ साथ में हो। सिस्टर क्रोमेटिड का सिंपल सा मतलब है जो जीन यहाँ प्रेजेंट होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। सिस्टर क्रोमेटिड का सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो कि दोनों स्टैंड जो होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है, मान लो ये और ये आपस में सेम है, तो इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। इस क्रोमोसोम की मैं बात करूँ तो इसका ये स्टैंड और ये स्टैंड आपस में सिमिलर होगा, तो ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, है ना। और ये जो स्टैंड है क्रोमोसोम का, ये स्टैंड है, और तो मतलब ये आपस में एक ही सेंट्रोमियर से लगे हैं ना जो भी स्टैंड, तो इस आपस में सेम होते हैं, तो ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ये आपस में तो सेम है, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं। बट जिनका सेंट्रोमियर सेम नहीं होता, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, पर ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, समझ रहे हो। जो एक सेंट्रोमियर से जो भी स्टैंड जो लगी होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों में सेम सेम जीन होता है। पर इसका एक स्टैंड और इसका एक स्टैंड, मतलब एक क्रोमेटिड इसका, एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। हाँ, तो आई होप आप क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ जाएंगे। ये तीनों टर्म जो है वो रिलेटेड है किससे, क्रोमोसोम से, ओके। तो इतनी सी बात थी। तो अभी हमें डीएनए पता चल गया, क्रोमेटिन पता चल गया, क्रोमोसोम भी पता चल गया, और क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है, मतलब उसी के अंदर आते हैं क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो हाँ, इसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मान लो इससे 6 क्रोमोसोम बन गए, ठीक है, ये 6 बन गए। तो अभी क्या होगा, इससे 6 क्रोमोसोम बन गए, तो ये 3 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और ये 3 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, तो हो गया सेल डिवीज़न, ओके।
तो ओके गाइस, तो ये सब हो चुका है। और ठीक है, तो हमने डीएनए समझ लिया, क्रोमेटिन और ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। हाँ, एक जीन रह गया। ओके, जीन जो होता है वो कुछ नहीं है। उससे पहले हाँ, ये जो मैंने किया है ना, अभी जो सेल डिवीज़न मैंने बताया है कि ये जो सेल है और ये जो सेल है, दोनों मतलब ये जो क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, अलग अलग सेल में चला जाएगा। पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेल में जा रहा है, दूसरे सेल में 3 क्रोमोसोम जा रहा है, ये अगले सेल में जो है वो 3 क्रोमोसोम ही जा रहे हैं, है ना। ध्यान से देखो तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, मतलब एक सेल में सिर्फ 3 क्रोमोसोम है, इधर भी एक सेल में सिर्फ 3 क्रोमोसोम है ना। जबकि हमारे पास जो टोटल सेल में 6 क्रोमोसोम था, हमें 6 चाहिए था। इसका मतलब जो मैंने सेल डिवीज़न किया है ये मियोसिस है। एक्चुअली मियोसिस माइटोसिस हम आगे करेंगे, सिंपल सा सेल डिवीज़न मैं बेसिकली समझा रहा हूँ आपको। मान लो, ठीक है, मेरे पास ये 6 क्रोमोसोम थे, है ना। मैं 6 के 6 ऐसे लाइन से बना लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, ये पूरा एक, ये पूरा और इधर ये पूरा यहाँ से अलग होकर ये पूरा एक सेल में जाता है, ये पूरा एक सेल में जाता है। तो अब ध्यान से देखो, 6 क्रोमोसोम इधर है एक सेल में, और 6 क्रोमोसोम इधर भी है, क्रोमोसोम इधर भी है, ठीक है। 6 क्रोमोसोम इधर भी है और 6 क्रोमोसोम इस सेल में भी है। ओके, अब यहाँ पे अब मैंने कहा था ना कि क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल स्टैंड भी हो सकता है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये डबल जो था वो एक क्रोमोसोम बोलते थे, है ना। अभी जब ये अलग अलग हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। तो एक स्टैंड, 2 3 4 5 6, है ना, 6 6 क्रोमोसोम आ जाएंगे ना दोनों सेल में। अब कहोगे अरे सर ये क्रोमोसोम कैसे हो गया, ये भी क्रोमोसोम, मैंने कहा था सिंगल स्टैंडर्ड को भी क्रोमोसोम बोलते हैं। ये कब आएगा वो मैं बता दूंगा। डबल स्टैंडर्ड भी एक क्रोमोसोम होता है, जब सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम इधर भी है, 6 क्रोमोसोम इधर भी है। और हमारा अल्टरनेटिव जो मोटिव था वो था यही, कि जो हमारे पास 6 क्रोमोसोम है उसे हमें 2 डिफरेंट सेल में भेजना। तो देखो, 6 क्रोमोसोम इधर भी, 6 क्रोमोसोम इधर भी। एक्चुअली यहाँ पे डबल डबल पता है क्यों आया है, क्योंकि हमने डीएनए को रेप्लिकेट किया है। डीएनए का जो अमाउंट है वो बढ़ गया। यहाँ पे हमने देखो डीएनए को रेप्लिकेट किया था ना, तो इसीलिए हमारे पास जो जो मतलब जीन यहाँ पे थी, वही जीन यहाँ पे थी जो इस चीज़ के लिए कैरेक्टर कोड करता था। इसलिए तो दोनों आइडेंटिकल बने, क्योंकि हमने पहले ही डीएनए को रेप्लिकेट किया था, मतलब डीएनए की एक कॉपी बना ली थी। इसीलिए अगर इससे 6 क्रोमोसोम बनता सिंगल सिंगल वाले, तो इससे भी सिंगल सिंगल वाले 6 ही बने, है ना। और ये आपस में सेम है। तो इसीलिए जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो क्रोमोसोम बनता है ना, वो ऐसा ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल डबल है, डबल डबल है, ठीक है। ताकि जब हम इसे सेपरेट करके अलग अलग सेल में भेजें तो वो पूरा 6 6 ही जाए। अगर हम डबल नहीं करते क्रोमोसोम को तो सिंगल स्टैंडर्ड रह जाता। सिंगल स्टैंडर्ड रहता तो हम कैसे डिफरेंट सेल में भेज सकते थे। इसीलिए हमने यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेट किया था, ताकि जो क्रोमोसोम बने वो डबल स्टैंडर्ड वाले बने, मतलब जो कॉपी यहाँ है वो यही हो। इसीलिए तो हमने इसको नाम दिया है सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि सेम है, क्योंकि हमने डीएनए का रेप्लिकेशन किया था। ये आपस में भी सेम होंगे, ये भी आपस में सेम होंगे, इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये आपस में डिफरेंट होंगे, इसलिए इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। मैंने यहाँ पे समझाया है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि सेल कैसे डिवाइड होता है। अभी सेल डिवीज़न के भी 2 मेथड है, मैंने दोनों वैसे आपको शॉर्टली समझा दिया है। इसको मियोसिस बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है। देखो 6 क्रोमोसोम से यहाँ पे 3 ही क्रोमोसोम बचे हैं। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ही क्रोमोसोम है, बट कोई बात नहीं, लेकिन है तो 3 ही ना। तो ये एक सेल में जाएगा तो 3 क्रोमोसोम होंगे, इस सेल में जाएगा 3 क्रोमोसोम, मतलब क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया। तो ऐसे डिवीज़न को मियोसिस बोलते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, जैसे यहाँ पे भी 6 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 6 क्रोमोसोम है, ऐसे डिवीज़न को माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। अभी आज का जो लेक्चर था ना, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। और इसमें हमने पूरा टोटल जो है वो बेसिक्स कवर कर लिया है कि सेल क्या होता है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल के लिए। एक छोटा सा हमने ओवरव्यू भी ले लिया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। और जो छोटे से छोटे मोटे जो टर्म होते हैं, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सब भी हमने कवर कर लिया है। और
दो तरीके का हम सेल डिवीज़न पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में। उनका मैं नाम बता देता हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे बताया दोनों का, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार। जो वो होगा वो कौन सा होगा? दो तरीके के डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, यही दो तरीके का सेल डिवीज़न है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। ठीक है, मतलब अगर 6 क्रोमोसोम स्टार्टिंग में था, तो एंड में भी जो सेल डिवीज़न के बाद जब दो सेल बन जाएंगे तो उसमें 6 क्रोमोसोम ही होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और मियोसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है। अगर 3 क्रोमोसोम था, मतलब सॉरी 6 क्रोमोसोम था, तो उसका हाफ हो जाता है 3 क्रोमोसोम। ओके, तो इन्हीं दो तरीके के सेल डिवीज़न जो है हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था जिसमें मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी एक जीन बच गया है। जीन क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये मुझे याद आ गया। ये जो जीन था वो रह गया था। तो जीन कुछ नहीं है, जो भी डीएनए होता है ना, उसका जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम जीन बोलते हैं। मतलब पूरा जो डीएनए है, पूरा डीएनए का जो सेगमेंट है, उसमें जो भी फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम डी जीन बोलते हैं। मतलब क्या होता है फंक्शनल पार्ट बोले तो, मैं आपको एक मिनट समझा देता हूँ इधर रफ करके। ठीक है, जीन देख लो क्या होता है। जो जीन है, इसका डेफिनेशन है जीन, जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। मतलब क्या, जीन जो होता है वो एक फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, विच कोड्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो डीएनए है। मैंने आपको बताया डीएनए जो होता है सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है स्टोर करके रखता है। तो डीएनए पे बहुत सारे जो होते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट भी होते हैं। मतलब सिर्फ हम उन पार्ट की बात करें जो कि एक प्रोटीन बनाता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, फंक्शनल पार्ट होता है, उसे हम जीन बोलते हैं। मतलब एक डीएनए पूरा, तो इस पर कुछ सेगमेंट्स होंगे, जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है, मान लो एमआरएनए बनाएगा, फिर उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी, है ना। फिर ये सेगमेंट है, ये कोई ये भी एमआरएनए बनाएगा, फिर उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी। ठीक है, ये सेगमेंट है, ये भी एक डिफरेंट एमआरएनए बनाएगा, इससे भी एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा पार्ट जो कि फंक्शनल है, देख रहे हो, उससे कोई ना कोई प्रोटीन बन रही है, और ये प्रोटीन जो होता है आगे काम आता है। डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन है उससे एमआरएनए बनता है, उससे प्रोटीन बनता है, और वही प्रोटीन जो होता है आगे हमारी धीरे धीरे पूरी बॉडीज़ को फॉर्म करती है ना। तो वही फंक्शनल पार्ट जो होता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड्स करता है, ये रहा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसे ही हम जीन बोलते हैं। जो कि एक सेगमेंट होता है डीएनए का, जैसे ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। जो ये जो पार्ट दिख रहा है इनके बीच में, जो यहाँ पे ये है, ये पार्ट जो कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा, तो इसीलिए इनको नॉन फंक्शनल जीन बोलते हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल जीन, ये नॉन फंक्शनल जीन। तो आई होप आपको जीन समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। ओके, सो डन। अभी उसी प्रोटीन से आगे जो है हमारी पूरी बॉडी फॉर्म्स होती है। तो ये एक बेसिक्स है, ओवरव्यू था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमने एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया है। छोटे से जो भी टर्म है छोटे मोटे वो हमें समझें। कल से हम सेल साइकिल जो है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देंगे। ये आज बेसिक्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा।